नमस्कार, स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और चलिए शुरुआत इस बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। लखनऊ से मिल रही है ये बड़ी खबर, जहां नरेश उत्तम पटेल को सपा अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया है। श्यामलाल पाल बनाए गए हैं सपा के प्रदेश अध्यक्ष। फतेहपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं नरेश उत्तम पटेल, जिन्हें सपा अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया और अब सपा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होंगे श्यामलाल पाल। तो फतेहपुर लोकसभा सीट से नरेश उत्तम पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी बीच ये खबर सामने आई है कि अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष पद से नरेश उत्तम पटेल को हटा दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ आदर्श सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदर्श, चुनाव लड़ रहे हैं नरेश उत्तम पटेल, यही वजह है क्या कि प्रदेश अध्यक्ष के पद से उन्हें हटाया गया है? देखिए, बिल्कुल नरेश उत्तम पटेल फतेहपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में वो अपनी जिम्मेदारी, ये यूं कहें कि वो उनका जो पूरा समय है वो फतेहपुर अपनी सीट पर जा रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को बाकी जगहों पर संगठन में जरूरत होती है प्रदेश अध्यक्ष की, और साथ ही साथ अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में भी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसे में जो समय नहीं मिल पा रहा था, कहीं से उसको देखते हुए फिलहाल नरेश उत्तम पटेल को अध्यक्ष पद से हटाया गया है। और उनके श्यामलाल पाल जी समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि नरेश उत्तम पटेल का जो समय उनके लोकसभा सीट पर जा रहा है उससे हटकर जो पार्टी के लिए काम करने की जरूरत पड़े तो कम से कम। जी जी बिल्कुल आदर्श, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये पत्र, और नरेश उत्तम पटेल जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, हालांकि अब उन्हें इस पद से हटा दिया गया और अब श्यामलाल पाल सपा के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, क्योंकि तीसरे चरण का मतदान होना है कल और उससे लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। तीसरे चरण के मतदान को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर है। भोपाल हेडक्वार्टर से 9 सीटों पर मतदान की निगरानी की जाएगी। बूथ प्रभारी, पन्ना प्रभारियों को एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो भोपाल से होगी निगरानी। पार्षद, वार्ड कार्यकर्ता और स्थानीय विधायकों को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने का टारगेट सौंपा गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता मुख्यालय से निगरानी रखेंगे। बता दें सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक 9 सीटों पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश में प्रतिशत को लेकर अलर्ट रहेगा भाजपा का संगठन और भोपाल से दिग्गज इस पर निगरानी रखेंगे। तीसरे चरण का मतदान कल होने जा रहा है और मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में कुल 9 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसकी निगरानी बीजेपी के जो नेता हैं वो भोपाल से करेंगे और तमाम जो कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। और इसी को लेकर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। वॉर रूम बनाया गया है और यहाँ से मॉनिटरिंग की जाएगी, स्ट्रांग मॉनिटरिंग रहेगी पूरे प्रदेश। आज से नहीं, हमेशा से हमने बनाया है और मॉनिटरिंग करते हुए मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो। और हम 2-3 घंटे का फीडबैक भी ले रहे हैं, कहाँ कम मतदान है, कौन से बूथ पर कम है, तो वहाँ अपने कार्यकर्ता इस बार शासन प्रशासन भी लगा है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। और भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते से भी अपनी भूमिका निभाई है कि मतदान के प्रति लोगों को प्रेरित करो, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। सर, इस बार प्रतिशत भी बढ़ेगा, बहुत मेहनत। प्रतिशत भी बढ़ेगा और मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि सभी आम मतदाता भाई और बहन ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, लोगों को प्रेरित करें। आपका एक मत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। तो ये थे वी डी शर्मा जी जो बता रहे थे कि मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा, साथ ही बहुत मेहनत की गई है, वॉर रूम भी तैयार है और वहाँ से बिल्कुल मॉनिटरिंग की जाएगी। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। और देखिए मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव भी होना है, लेकिन चुनाव के तर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राधिका खेड़ा ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि मुझे 3 आदमियों ने कमरा बंद कर गालियां दी, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे अपमानित किया गया। ये कहना है राधिका खेड़ा का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे रामलला के दर्शन करने की सजा मिली,
लड़की हूँ, लड़ रही हूँ, ये नारा नहीं, मैं सच में लड़ रही हूँ, ये राधिका खेड़ा का कहना है। राहुल, प्रियंका, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, जयराम रमेश सबसे शिकायत की। भूपेश बघेल ने कहा कि तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो, मुझे शांत और चुप रहने के लिए कहा गया। बड़े आरोप आज राधिका खेड़ा ने लगाए हैं कांग्रेस पर। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऑफिस में एक लड़की को कमरे में बंद क्यों किया है। मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, लगातार गंदी गंदी चीज़ें बोलने लग गए और चिल्लाने लग गए। तब मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, वहाँ पे बाहर लोग बैठे हुए थे और मैंने चिल्ला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंत्री को बुला के लाइए और लोगों को बुला के लाइए, लेकिन कोई नहीं हिला। फिर वो जब मैंने अपना फ़ोन बाहर निकाला कि मैं आपको रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऐसे हाथ में फ़ोन पकड़ा, तो सुशील आनंद शुक्ला ने इशारा किया और उस कमरे में 2 और लोग थे, 2 और प्रवक्ता थे, जिन्होंने उनके ऐसा इशारा करने पे दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, कुंडी बंद कर ली गई। 1 मिनट तक कमरा अंदर से बंद रहा और मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई। तीनों उठ के मेरी तरफ आए। मैं अभी भी जब उस घटना के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो देखिए, कभी पार्टी का बचाव करने वाली राधिका खेड़ा आज कांग्रेस पर जमकर बरसी। राधिका खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। हमसे खास बातचीत में राधिका खेड़ा ने उनका मामला उठाने के लिए विस्तार न्यूज को धन्यवाद भी कहा है। बतौर महिला आपका कांग्रेस में उत्पीड़न होता रहा है, इस्तीफा जो आपने दिया इसमें मेजर कॉजेज क्या थे? देखिए, पहले तो विस्तार न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से उन्होंने मेरी बात लगातार छत्तीसगढ़ में उठाई है और लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। जब मेरी पार्टी मेरे साथ नहीं खड़ी हुई तो छत्तीसगढ़ की मीडिया आगे आके खड़े होके लोगों को सच पहुंचाने का काम करी। कई प्रेशर हर मीडिया चैनल पर वहाँ भूपेश बघेल जी ने लगाया, सचिन पायलट जी ने लगाया कि उल्टी कहानी चलाई जाए, लेकिन फिर भी विस्तार न्यूज से लेकर और कुछ चैनल लगातार सत्य दिखाते रहे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात, मैंने अपने इस्तीफे में साफ तौर से लिख दिया है कि किस तरीके से मेरे को जब मैं राम मंदिर गई हूँ उससे लगातार टारगेट किया गया और फिर एक षड्यंत्र रचा गया जो मैं समझ नहीं पा रही थी कि एक षड्यंत्र के तहत, वरना एक बताइए कि 3 आदमी, आप भी वहाँ पे 3 आदमी एक लड़की को कमरे में बंद कर देते हैं, उसके साथ न्याय नहीं होता, कोई बातचीत, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये षड्यंत्र नहीं था तो और क्या है? सिर्फ इस बात की घृणा कि मैं रामलल्ला के दर्शन करके आई और मैं हिंदू धर्म की उपासक हूँ, मैं सनातनी हूँ, इतनी घृणा होगी कि एक लड़की को कमरे में बंद करके उसके साथ क्या बदसलूकी करने की कोशिश करी जाएंगे, वो मैं आपके। प्रियंका गांधी खुद एक महिला है, राहुल गांधी भी जस्टिस की बात करते हैं, आपने इनसे गुहार लगाई, इनकी क्या प्रतिक्रिया रही? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जयराम रमेश जी, सचिन पायलट जी और दीपक बैद जी, भूपेश बघेल जी, वो इंसान ही नहीं है। जब इतनी बड़ी घटना उनके प्रदेश में हो रही है, उनके मुख्यालय में हो रही है और वो चुप्पी साधे हुए, और दीपक बैद को ये चिंता है कि मैं शराब पीती हूं कि नहीं, दीपक बैद को कार्रवाई नहीं करनी, प्रियंका गांधी जी को मैं तकलीफ लिख लिख के बयान कर रही हूँ सोशल मीडिया से लेके, वो कह नहीं सकती कि सोशल मीडिया में उन्होंने देखा, हर चैनल ने वो चलाया, वो मुझे फॉलो करती है, तब भी अगर वो मेरी बात नहीं सुनी और मेरे न्याय की गुहार नहीं सुनी तो पता नहीं किसके न्याय की बात करिए। ऐसे न्याय देंगे वो देश को जो अपने घर की लड़की के साथ न्याय नहीं कर सके, उसकी सुरक्षा नहीं कर सके, वो देश चलाएंगे। एक आखिरी सवाल, क्या आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? देखिए, लगातार मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग क्यों कांग्रेस पार्टी का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लड़की अगर न्याय मांग रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है, एक लड़की अगर मंदिर जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है। मैं अगर मंदिर होके आती थी, मैं बोलती थी राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो इनके बड़े बड़े नेता मुझे कहते थे तुम तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के हो। मैं ऑरेंज रंग के कपड़े पहन लूँ तो मुझे कांग्रेस ऑफिस में बोल दिया जाता था कि तुम तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हो। मेरा ऑरेंज रंग का बैग न्याय यात्रा में था तो सचिन पायलट और बड़े बड़े नेताओं ने मुझे कहा अरे तुम तो भारतीय जनता पार्टी में जा रही हो। रंग से नफरत, धर्म से नफरत, राम लल्ला से नफरत और बेटियों से नफरत, बहुत शर्म की बात है। थैंक यू। तो ये थी राधिका खेड़ा, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जो इस्तीफा उन्होंने दिया है कांग्रेस से, उसके ऊपर उन्होंने अपनी सफाई दी और उनका ये कहना है कि जिस तरह से उनका कांग्रेस में उत्पीड़न किया गया है वो उसको लेकर के उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी और कांग्रेस के जितने शीर्षस्थ नेता हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर के पार्टी के जितने भी प्रभारी हैं उनसे उन्होंने बात कही, सचिन पायलट से कही, मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे, लेकिन उनके बारे में किसी ने नहीं सुना। वहीं बीजेपी में शामिल होने की बातों पर उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया। उनका कहना है कि इस बारे में जो उनके ऊपर बातें कही जा रही है, जबकि उन्हें न्याय की बात की जानी चाहिए, न कि किस पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने वाली हैं। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।
तो राधिका खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं बीजेपी अब इस मसले पर कांग्रेस को घेर रही है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से नारियों का अपमान करती आई है और जो भी राधिका खेड़ा के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में मंत्री टंकराम ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं। सर, प्रेस वार्ता करने के बाद राधिका खेड़ा ने कई गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मातृशक्ति का अपमान करना, दुर्व्यवहार करना कांग्रेस पार्टी के संस्कृति में रचा बसा है। चाहे किसी भी पार्टी का हो, मातृशक्ति का सम्मान हमेशा करना चाहिए और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया, अपमानजनक उनके साथ हरकत किए, इसकी घोर निंदा होना चाहिए। ये उन्होंने पार्टी के बहुत सारे नेताओं को फ़ोन लगाया। उनका कहना था कि कोई नेता सुनता नहीं है। भूपेश बघेल जी को फ़ोन लगाया तो वो कहती छत्तीसगढ़ छोड़ दो। देखिए, उनकी पार्टी की अंदरूनी मामला है, उनके पार्टी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, पर इतना है कि नारी का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से कुछ दिक्कत है क्या? जब हम देखते हैं उनके कई प्रवक्ता हैं जो कहते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे गौरव वल्लभ की बात की जाए, राधिका खेड़ा की बात की जाए। देखिए, राम को तो वो लोग काल्पनिक बताते हैं। जब अयोध्या के राम मंदिर का विषय आया तो कोर्ट में भी उन्होंने काल्पनिक बताया। कल मतदान भी है, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से राधिका खेड़ा कह रही महिला का अपमान है, तो क्या लग रहा है? नहीं, राधिका खेड़ा का अपमान किए हैं। हमारे कौशल्या की धरती है और हम लोग धर्म में जीने वाले लोग हैं, नारी का सम्मान करने वाले हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। तो आपने सुना, मंत्री टंकराम वर्मा है, वो कह रहे हैं कि उनके साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैमरा पर्सन किशोर के साथ होमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो राधिका खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब बीजेपी भी जमकर कांग्रेस को देख रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के पलटवार किस तरह से सामने आते हैं। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार को आतंकी हमले में शहीद हुए एयरफोर्स के जवान विक्की पहाड़ी का पार्थिव शरीर आज विशेष विमान के जरिए नागपुर एयरपोर्ट से छिंदवाड़ा पहुंचा, जहां शहीद जवान को उनके गृहग्राम नोनिया करबल में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ श्रद्धांजलि दी गई। शहीद विक्की पहाड़ी को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी छिंदवाड़ा पहुंचे। तो गृहग्राम में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी छिंदवाड़ा पहुंचे और शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। और इधर शहडोल से एएसआई हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट मिल रही है। शहडोल से एएसआई हत्याकांड में पुलिस ने एक्शन लिया है। हत्याकांड में फरार ट्रैक्टर मालिक सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी रेत माफिया सुरेंद्र सिंह और उसके बेटे पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। ब्यौहारी टीआई मुन्ना लाल रहंगडाले को भी लाइन हाजिर किया गया। ड्यूटी पर लापरवाही बरतने के कारण टीआई पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। एएसआई हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। शहडोल से एएसआई हत्याकांड में पुलिस ने एक्शन लेते हुए हत्याकांड में फरार ट्रैक्टर मालिक सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी रेत माफिया सुरेंद्र सिंह और उसके बेटे पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। ब्यौहारी टीआई मुन्नालाल रहंगडाले को भी लाइन हाजिर किया गया है। ड्यूटी पर लापरवाही बरतने के कारण टीआई पर यह कार्रवाई की गई और एएसआई हत्याकांड मामले में एक्शन लेते हुए टीआई पर कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें, जिला बदर की कार्रवाई की गई है। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर ग्वालियर चंबल पर बनी हुई है। मध्य प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले लोग ग्वालियर चंबल को लेकर खूब चर्चा कर रहे हैं।
कि आखिर माहौल क्या है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना और गुना सीट पर सबसे खास बात यह है कि 2019 में इन 4 सीट पर पिछली बार कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां से आने वाली 34 विधानसभा सीट में से 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 15 पर कांग्रेस ने। अब एक एक करके आपको चारों लोकसभा की जानकारी देते हैं। देखिए, इन चारों लोकसभा में सबसे बड़ा चेहरा जो है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो पिछली बार चुनाव हार गए थे। इस बार गुना से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। गुना सीट पर यादव वोट बैंक पर सबसे ज्यादा नजर है। उधर ग्वालियर में भारत सिंह कुशवाहा के सामने कांग्रेस के प्रवीण पाठक हैं। यहां ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक साबित हो सकते हैं। इधर मुरैना में शिवमंगल सिंह तोमर के सामने है कांग्रेस के सत्यपाल तोमर और यहां दोनों उम्मीदवार क्षत्रिय हैं। भिंड में संध्या राय के सामने कांग्रेस के फूल सिंह बरैया हैं, जहां पर दलित वोटर्स निर्णायक साबित होंगे। तो ग्वालियर चंबल का गणित समझिए और कैसा होगा मुकाबला देखिए। मुरैना में शिवमंगल सिंह तोमर और सत्यपाल सिंह सिकरवार के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। कल देखिए चुनाव होगा। भिंड में संध्या राय बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस से फूल सिंह बरैया मैदान में उतरे हैं और इन दोनों के बीच में भिंड सीट पर लोकसभा का चुनाव होगा। इनका फैसला कल होगा। तो 4 लोकसभा सीट जिनका मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। तीसरे चरण में ग्वालियर चंबल की 4 सीट है और सियासी गणित भी इसका आपने देखा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण में मतदान के लिए अब सिर्फ कुछ ही घंटों का समय बाकी है। मध्य प्रदेश की 9 सीट और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों को लेकर मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वोटिंग शांतिपूर्वक हो, इसे लेकर सुरक्षा बलों को मतदान केंद्रों पर रवाना कर दिया गया है। साथ ही पोलिंग पार्टी को भी मतदान केंद्रों के लिए भेज दिया गया। पोलिंग पार्टी को ईवीएम और दूसरी जरूरी चीजों की अच्छी तरह से जांच कर और ट्रेनिंग देने के बाद पोलिंग बूथों की तरफ रवाना किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की 9 सीटों के लिए कुल 127 उम्मीदवार मैदान में हैं। 20,456 पोलिंग बूथ पर मध्य प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। उधर छत्तीसगढ़ में 7 सीटों के लिए 168 उम्मीदवार हैं मैदान में। कुल 15,701 मतदान केंद्र हैं। 7,887 मतदान केंद्रों में वेब कास्टिंग कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में कुल 1,39,01,285 उम्मीदवार माफ कीजिएगा वोटर्स हैं। तो तीसरे चरण की जंग होगी और ये देखिए 6 तस्वीरें किस तरह से तैयारियां। भोपाल, रायसेन, आगरमालवा, रायपुर, अंबिकापुर और सक्ती, ये वो 6 जगहें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जहां पर मतदान होने जा रहा है और पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा में तीसरे चरण में मतदान होना है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब मतदान दलों को उनके पोलिंग बूथ में भेजने का काम भी किया जा रहा है। पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है संवाददाता सूरज तिवारी ने। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का लोकसभा चुनाव कल होना है। भोपाल लोकसभा सीट में ही कल मतदान कराए जाएंगे, लेकिन मतदान से पहले भोपाल से जो अलग अलग विधानसभा सीटों के लिए मतदान सामग्रियां हैं वो वितरित की जा रही हैं। इस वक्त मैं भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मौजूद हूं और ये लाल परेड ग्राउंड की तस्वीरें हैं। अलग अलग विधानसभा सीटें, भोपाल के अंदर 7 विधानसभा सीटें आती हैं। उन विधानसभा सीटों के लिए यहाँ से मतदान सामग्रियां वितरित की जा रही हैं। जब मैं बातचीत भी करता हूँ, कौन से विधानसभा के लिए आप? 155 हुजूर। सारी सामग्री जो मिली हो हाँ, सब चेक हो गई है। देखिए, हर पोलिंग बूथ पर, हर मतदान केंद्र पे एक पीठासीन अधिकारी भी होते हैं। 4 लोग होते हैं, 4 कर्मचारी होते हैं एक पोलिंग बूथ पर और उसमें एक पीठासीन अधिकारी भी होते हैं। ये पीठासीन अधिकारी है। सारी सामग्री आपने अच्छे से जांच की? सर नमस्कार। हाँ, मैं सारी सामग्री चेक कर रहा हूँ। जो हमारे पास चेक लिस्ट है, उस चेक लिस्ट और एक बैग मिला हुआ, उसमें सारा सामान है, तो एक एक करके पूरा मिला रहे हैं, सारे चेक कर रहे हैं हम। हाँ, एक मतदान केंद्र पे 4 लोग रहते हैं। आप लोग 4 लोग रहते हैं। एक पीठासीन अधिकारी हो गया, एक हमारे जो है P1 होते हैं, वो जो चिन्हित प्रति मिलती है उसके प्रभारी होते हैं, और मतदान क्रमांक 2 जो होते हैं वो जो होते हैं उनके पास मतदाता रजिस्टर होता है, उसमें मतों का कौन सीरियल नंबर रिकॉर्ड करते हैं। 3 नंबर वो बैलेट रिलीज करते हैं वोट डालने के लिए। ये 3 लोगों का 3 अलग काम है। पीठासीन अधिकारी जो बाकी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। आज करेंगे। कुछ लोगों को उधर ईवीएम मशीन मिल भी चुकी है, मैं वहां उनसे भी बात करूंगा कि कैसे ईवीएम मशीन की जांच कर रहे हैं और कब तक यहां से रवाना होंगे। आप लोगों को ईवीएम मशीन मिल गई है, जांच कर ली ईवीएम? हाँ सर, जांच हो गई। कुछ सही है? हाँ सर, सब कुछ सही है।
कब तक कुछ समय बाद आप लोग रवाना भी हो जाएंगे? हाँ, बस सेक्टर ऑफिसर का इंतजार है, जैसे ही वो ग्रीन सिग्नल देंगे हम लोग यहाँ से रवाना हो रवाना होंगे। अलग अलग जो बूथ है, अलग अलग जो मतदान केंद्र है, वहाँ के लिए लोग बैठे हुए हैं। जब सारे सामान मिल जाएंगे और सेक्टर अधिकारी ये बोल रहे हैं कि इनके जो अधिकारी हैं जब यहाँ से हरी झंडी मतलब बोलेंगे तब ये लोग अपने अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना हो जाएंगे। कल मतदान होना है, यही वो कर्मचारी होंगे जो मतदान कराएंगे और इसके बाद जब मतदान हो जाएगा तो ईवीएम मशीन को बाकायदे भोपाल स्थित पुरानी जेल में जमा करवाएंगे। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। और इधर देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी तीसरे चरण का मतदान होना है और इसी को लेकर काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। लोकसभा क्षेत्र में शामिल जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के 1680 मतदान केंद्रों में मतदान कराने के लिए तैनात किए गए मतदान दल रवाना हो गए हैं, जिसे लेकर ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान से विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की। ग्वालियर चंबल अंचल में तीसरे मतदान के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मतदान दल हैं वह मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहे हैं और खुद ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, किस तरह की तैयारियां आज मतदान? देखिए, सभी जगह हमारी तैयारी पूरी है और आज यहाँ से 1680 मतदान दल रवाना हो रहे हैं। दोपहर तक अपने अपने बूथ्स पर पहुंचेंगे और जैसा कि आप सब देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा टाइमली चल रहा है। ईवीएम सब आना शुरू हो गई हैं और लोग उसको सामान को चेक करके अपना निकल रहे हैं। गर्मी है, इसको लेकर विशेष इंतजाम आपने किए हैं, किस तरह का इंतजाम रहेंगे? ये पर्याप्त मात्रा में कूलर्स रखे हैं और मिस्ट फॉगिंग हम लोग करवा रहे हैं ताकि कंफर्टेबल रहे। एक 2 बेडेड आईसीयू भी हम लोगों ने यहाँ पे टेम्प्रेरी क्रिएट किया है एमएलबी कॉलेज में कि यदि कोई इमरजेंसी हो तो उसके लिए। और सभी जो हमारे पोलिंग पार्टीज़ हैं उन लोगों को निःशुल्क यहाँ पर सांची की छाछ हम लोग ने उपलब्ध कराई है और साथ में ही पेड कैंटीन है जिससे पर्याप्त मात्रा में वो लोग अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। टोटल कितने मतदान केंद्र हैं मैम? अतिसंवेदनशील कितने हैं, संवेदनशील कितने? 1680 मतदान केंद्र हैं और लगभग 470 हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र। ये संख्या जो है वो डायनामिक रहती है, यानी वो आज भी चेंज हो सकती है, तो इसीलिए मैं आपको एक एवरेज संख्या बता दूँ। तो बिल्कुल ये कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो एमएलबी कॉलेज का ग्राउंड है, यहाँ से जो मतदान दल हैं रवाना हो रहे हैं। खास तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से गर्मी का माहौल है और ऐसे में हर जगह जो वाटर फैन है वो लगाए गए हैं ताकि जो मतदान कर्मी हैं उनको कोई परेशानी न हो। यही कारण है कि जो मतदान दल है धीरे धीरे अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना हो रहे हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव में मतदान वितरण की प्रक्रिया देखने विदेशी प्रतिनिधि मंडल राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पहुंचा। इस दौरान संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज खत्री, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और सीईओ जिला पंचायत ऋतुराज सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज सुबह से ही मतदान दलों को लाल परेड मैदान से सामग्री का वितरण शुरू हो गया है, जो कि 7 मई को मतदान खत्म कराने के बाद जमा कराई जाएगी। तो वहीं विदेशी प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से भी कई सवाल किए। अब खबर है आगर मालवा से, जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए लकी ड्रॉ होगा। हर मतदान केंद्र पर पहले आने वाले 100 मतदाताओं में से 3 मतदाताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने ये नवाचार किया है। साथ ही शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर दोपहर में छाछ भी बांटा जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सके और लोगों को जागरूक करने के लिए नई पहल देखने को मिलेगी। कल 100 में से 3 मतदाताओं को जहां इनाम मिलेगा, तो वहीं मतदाताओं के लिए गर्मी को देखते हुए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे तीसरे चरण के चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि बीजेपी के पक्ष में नतीजे आएंगे। बीजेपी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है। तो वहीं अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि कांग्रेस चुनाव लड़ने की औपचारिकता कर रही है। आश्वस्त हैं और दूसरे राउंड की जो 7 सीटें हैं, 7 में भाजपा के पक्ष में प्रचंड लहर है। कांग्रेस चुनाव लड़ने की औपचारिकता कर रही। किसी भी विपरीत मौसम के ऊपर लोकतंत्र की आवाज भारी पड़ेगी। कमल पे ठप्पा लगेगा कल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।